नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं सुप्रभात उत्तराखंड। बड़ी खबर है, स्वामी सानंद के दर्शन के लिए शिष्यों ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई और इसके बाद हाईकोर्ट ने ऋषिकेश प्रशासन को स्वामी सानंद के पार्थिव शरीर को दर्शनों के लिए रखे जाने का आदेश दिया। लेकिन ऋषिकेश एम्स हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया और फिर कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। अब स्वामी सानंद का पार्थिव शरीर मातृ सदन में दर्शन के लिए नहीं रखा जाएगा। इस फैसले से स्वामी सानंद के करीबियों और उनके चाहने वालों को बड़ा झटका लगा है। साथ ही ऋषिकेश एम्स को बड़ी राहत मिली। बड़ी खबर, कल हमने आपको बताया था कि ऋषिकेश एम्स को नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि वो 8 घंटे के भीतर मातृ सदन में रखें पार्थिव शरीर स्वामी सानंद का, ताकि उनके अंतिम दर्शन लोग कर सकें। लेकिन उस फैसले के खिलाफ जब ऋषिकेश एम्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इधर जम्मू कश्मीर में पिथौरागढ़ का एक और सपूत शहीद हो गया। आतंकियों से लोहा लेते हुए राजेंद्र सिंह शहीद हो गए थे। उनको बादामी बाग इलाके के चिनार कोर मुख्यालय में श्रद्धांजलि दी गई। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट, राज्य पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह समेत सेना और पुलिस के आला अधिकारियों और जवानों ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प और फूल मालाएं भेंट की, अंतिम श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राजेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को तिरंगे और सैन्य सम्मान के साथ पिथौरागढ़ भेजा गया है। वो आज वहां पर पहुंच जाएगा। और श्रीनगर गढ़वाल राज्य के स्थित राज्य के इकलौते NIT में परीक्षा का बहिष्कार करने वाले 800 से ज्यादा छात्रों पर कार्रवाई हो सकती है। इस मामले पर NIT सीनेट की बैठक में कार्रवाई का निर्णय लिया जा सकता है। NIT प्रशासन ने डीन से सीनेट की बैठक बुलाने को लेकर प्रस्ताव मांगा है। सीनेट की बैठक में छात्रों पर कार्रवाई का फैसला लिया जा सकता है। छात्रों के मिड टर्म परीक्षाओं के बहिष्कार और 19 दिनों तक कक्षाओं के बहिष्कार के बाद घर लौट जाने से NIT की व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई हैं, जिस पर अब NIT प्रशासन सख्त कदम उठाने के मूड में है। सूबे के निकाय चुनाव को देखते हुए बीजेपी संगठन ने 7 निगमों को लेकर रणनीति बनाई है। सभी निगमों में बैठक को लेकर रूपरेखा बनाई गई है। संगठन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट और प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू ने बैठक कर गाइडलाइन तय की है, जो आने वाले समय में बैठकों में नजर आएगी। दोनों मिलकर 7 निगमों पर बैठक करेंगे, जो 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच होगी। इन बैठकों में सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, जिनसे चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। तो इस तरह से जो हमारे 7 निकाय हैं, जो महानगर हैं हमारे, तो 7 महानगर में हमारा आना जाना हो जाएगा। शेष के लिए दूसरे शिफ्ट में स्वयं में और अन्य लोगों की ड्यूटियां लगाएंगे और प्रभारी जी का भी पुनः हम समय लेंगे। पहले तुरंत हम दूसरे ही दिन निकायों में जाके अपने कार्यकर्ताओं से सीधे सीधे संवाद करेंगे। कुछ उनको प्रभारी जी टिप्स देंगे, कुछ बातें बताएंगे। और उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सियासत में सरगर्मी बनी हुई है। इस मामले को सूबे की सरकार में मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि बीजेपी निकाय चुनाव अपने सिंबल पर लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी सभी नगरीय निकायों को अपने सिंबल पर, चुनाव चिन्ह पर लड़ रही है। 92 नगरीय क्षेत्रों में जितने भी हमारे पार्षद के प्रत्याशी हैं, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर निगम के मेयर हैं, ये सभी हम अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं। तो निगमों के चुनाव को लेकर सूबे में सियासी हलचल जारी है। लगातार नेता अपनी रणनीति पर विचार कर बदलाव कर रहे हैं और इससे कार्यकर्ताओं में असंतोष भी देखा जा रहा है। पौड़ी गढ़वाल नगरपालिका सीट पर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन कार्यकर्ता प्रत्याशियों के बदलने से अंदर खाने नाराज हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों के लिए बागियों को मनाने पर भी मशक्कत करनी पड़ेगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंच सकते हैं, जो दोनों पार्टियां नहीं चाहती होंगी। 1-2 लोगों में नाराजगी जरूर है, इसे हम मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि सब लोग पूरी ताकत से कमल के फूल को, भारतीय जनता पार्टी को और बेनाम भाई को बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग सब लोग मिलकर जिताने। गलती तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्यों ये ऐसे हड़बड़ी में इस ढंग से अंतिम निर्णय नहीं लिए जाने चाहिए। अंतिम निर्णय अंतिम के ही तौर पर लिया जाना चाहिए। निसंदेह से ये गलती तो है, लेकिन गलती को दुरुस्त किया गया है या आपसी समन्वय से अगर निर्णय बदला गया है तो उसका भी कांग्रेस जन स्वागत करता है, ऐसा नहीं।
वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को बड़ी राहत से मिली है। नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नगर निगमों के आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि राज्य में अधिसूचना जारी कर दी गई है और चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में वो इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता को इसमें लगता है कि कोई कानूनी दांवपेच दिखता है तो वो चुनाव के बाद चुनावी याचिका दाखिल कर सकते हैं। नगर निगम के 7 जो पद हैं उनके लिए इलेक्शन हो रहा है, उसमें 7 में से 5 पर आरक्षण कर दिया है। केवल 2 ही अनारक्षित हैं जो आरक्षण की 50% की सीमा से बाहर चले गया है। तो इस पर आज सुनवाई हुई। माननीय न्यायालय ने कहा क्योंकि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है, इसलिए हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर याची को कोई कानूनी दांवपेच अगर दिखता है इस मामले में तो चुनाव याचिका बार में दाखिल कर सकता है। और उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा ने सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता तेज कर दी है। दोनों दलों ने इसके लिए खास रणनीति तैयार की है। रिपोर्ट देखिए। सियासी पार्टियों में सोशल मीडिया का क्रेज। निकाय चुनाव से पहले खुले फेसबुक पेज। सोशल मीडिया पर सियासत हुई तेज। सूबे में निकाय चुनाव से पहले बीजेपी कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए हैं। विशेष फेसबुक पेज पर प्रचार का काम चल रहा है। नए नए नारे पोस्ट किए जा रहे हैं। वोट की अपील की जा रही है। मोबाइल के रिंगटोन पर चुनावी गाने बजने लगे हैं। बीजेपी की 200 लोगों की एक सोशल मीडिया सेल फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के साथ कॉलर ट्यून बनाकर जनता को प्रभावित कर रही है। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। आईटी सेल जो है इंटरनेट टेक्नोलॉजी को पूरा इस्तेमाल करेगा, जिसमें आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, एसएमएस मैसेजिंग हो गई, क्रिएटिव्स हो गए, इन सब को हम इस्तेमाल करने वाले हैं। सेल में हमारे माइक्रो सेल है, हमारी मेन सेल हमारे यहाँ पर है कि हर वार्ड में कुछ 8, 10, 15 लोगों की सेल वहाँ पर है और हमारी जो बिग सेल है वो महानगर में है और दोनों सेल आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। आज से इसका काम हो चुका है और इसमें कैंपेन दोनों के लिए है। दूसरी ओर बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस भी सोशल मीडिया पर सक्रिय है। पार्टी बूथ स्तर तक 400 लोगों की एक टीम तैयार कर रही है जो सोशल मीडिया पर सक्रिय है। सोशल मीडिया रहेगा, लाइव वीडियोस हम चलाएंगे। जहाँ जहाँ हमारे मेयर प्रत्याशी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं या और मंत्रीगण रहेंगे, जो हमारे पूर्व मंत्रीगण रहेंगे, विधायकगण रहेंगे, जहाँ जहाँ वो लोग जाएंगे, जो जो बात कहेंगे उस बात को प्रसारित करके आम जन को उससे अवगत कराया जाएगा। वो तो एक माध्यम हो गया। फिर कार्टून के माध्यम से भी हम इनका प्रचार जो कर रहे हैं, दुष्प्रचार करेंगे, उसका उनकी पोल खोलने का काम करेंगे। बदलते वक्त के साथ राजनीतिक पार्टियों में चुनाव प्रचार का तरीका भी बदल गया है। अब उसमें सोशल मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से रॉबिन सिंह चौहान की रिपोर्ट। और नगर निगम चुनावों के टिकटों के बंटवारे से बहुत से कार्यकर्ता नाराज हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश से उन्होंने इंदिरा हृदयेश को प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने हमें प्रतिक्रिया दी। तो ऐसा नहीं है, तो अभी तो कोशिश हो रही मनाया जाए। जैसे मैं स्वयं मनाने गई, अब भी चारों ओर एक आध जगह बात कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा मैं सफल हो रही हूँ इस कार्यक्रम में। कि जब लोगों की समझ में आने वाला लगता है कि हम नहीं भी जाएंगे तो भी सीट जीत जाएगी, और फिर जब नहीं मानेंगे तो जो जरूरी होता है, जब किसी को पार्टी से बाहर कर दिया जाता है तो जो लोग जुड़े होते हैं वापस आ जाते हैं। ऋषिकेश नगर निगम चुनाव में भाजपा के 2 बागी उम्मीदवारों के निर्दलीय मैदान में उतरने से परेशान भाजपा के लिए राहत भरी खबर है। ऋषिकेश नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए भाजपा से बगावत कर मैदान में उतरे 2 प्रत्याशियों में से एक चारू माथुर कोठारी ने अपना नामांकन वापस लेने की तैयारी कर ली है। सीएम त्रिवेंद्र रावत और प्रदेश अध्यक्ष से वार्ता के बाद चारू माथुर कोठारी ने नामांकन वापस लेने का ऐलान कर दिया। भाजपा नेताओं का कहना है कि चारू माथुर कोठारी के नामांकन वापसी से ऋषिकेश नगर निगम सीट भाजपा की झोली में आना तय हो गया। कृपया आए और अपनी बात सभी कार्यकर्ताओं के बीच अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है, जिसकी कॉपी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। एक व्यक्ति के लिए वोट नहीं। सूबे में एक अधिकारी की नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। किसी को जानकारी नहीं है और कोई कुछ बोल नहीं रहा है और मुख्यमंत्री साहब ने पल्ला झाड़ लिया है।
नियुक्ति कैसे हुई, किसने की, ये कोई बताने को तैयार नहीं। उत्तराखंड के श्रम मंत्रालय में दमयंती रावत की नियुक्ति पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन मंत्री हरक सिंह रावत को सब कुछ ठीक लग रहा है। नियुक्ति को लेकर मचे बवाल में हरक सिंह रावत को साजिश नजर आ रही है। तो ये विवाद जानबूझकर कुछ ऐसे लोग जो जिनके मंसूबे पे पूरे नहीं हो रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नियम के तहत सरकार ने काम किया है। मंत्री साहब साजिश की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस मंत्रालय में अब तक दमयंती रावत सेवा दे रही थी, उसी मंत्रालय ने एनओसी जारी नहीं करने पर मुहर लगा दी है। लेकिन हरक सिंह रावत एनओसी मिलने के बाद ही नियुक्ति का दावा कर रहे हैं। क्या बनाया गया मेरी जानकारी में नहीं है। फिलहाल शिक्षा विभाग से उनको कोई एनओसी नहीं दी गई है और इस पर कोई कमेंट्स करने की आवश्यकता भी मैं समझता हूँ नहीं है। तो जो उनका मूल विभाग था कृषि, उससे हमने एनओसी आने के बाद ही उनको अपनी यहाँ जिम्मेदारी दी है। राज्य में दमयंती रावत पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन सीएम साहब को कानों कान खबर नहीं। जब सीएम से नियुक्ति को लेकर पूछा गया तो उन्होंने दमयंती रावत को पहचानने से ही इनकार कर दिया। मैं नहीं जानता कौन दमयंती रावत है, मैं नहीं जानता कौन दमयंती रावत है। हालांकि जानकारों की माने तो ये नियुक्ति विवादित है, भले ही हरक सिंह रावत इसे सही साबित करने में जुटे हों। अन्य जगह तैनात किया जाने में उनको कोई आपत्ति है कि नहीं है, क्योंकि कृषि विभाग में तो इनका मूल विभाग भी नहीं, वहाँ से तैनाती भी नहीं हुई है, तो वो मूल विभाग वो आपत्ति कर ही नहीं सकती है। जिस नियुक्ति को लेकर पूरे राज्य में बवाल मचा हुआ है, उसे हरक सिंह रावत सही बता रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय कहता है कि उसने एनओसी जारी ही नहीं की और सीएम साहब को तो इस पूरे मामले की खबर तक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हैरान करने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर एनआईटी को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है। एनआईटी स्टाफ व शरारती तत्वों की साजिश है, धन सिंह रावत का कहना है। स्टाफ चाहता है कि पहाड़ से एनआईटी शिफ्ट हो, मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी सरकार। सब तराई में होगा तो पहाड़ का विकास कैसे होगा, ये बयान दिया है मंत्री धन सिंह रावत ने। दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपांकर, ये पूरा मामला क्या है? हम दीपांकर से बात करेंगे। एक बार फिर से खबर आपको बताएं, मंत्री श्रीनगर एनआईटी को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एनआईटी स्टाफ और शरारती तत्वों की साजिश है। वो चाहते कि ये एनआईटी शिफ्ट हो जाए और अगर सब कुछ तराई में चला जाएगा तो फिर पहाड़ का विकास कैसे होगा, ये तर्क है उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का। सब तराई में होगा तो पहाड़ का विकास कैसे होगा, और ये साजिश की जा रही है पहाड़ से श्रीनगर एनआईटी को हटाने की। एनआईटी स्टाफ और शरारती तत्वों की साजिश बता रहे हैं इसे मंत्री महोदय। वो कह रहे हैं कि स्टाफ चाहता है कि पहाड़ से शिफ्ट हो जाए एनआईटी। वो चाहता है कि एनआईटी शिफ्ट करके तराई के इलाकों में भेजा जाए, और अगर ऐसा होता है तो फिर पहाड़ का विकास कैसे होगा, इसलिए इसको शिफ्ट करने की साजिश की जा रही है। ये उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का बयान है श्रीनगर एनआईटी के बाबत। वो कह रहे हैं कि किसी भी इस तरह के मंसूबे को सरकार पूरा नहीं होने देगी। दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से फोन लाइन पर। दीपांकर, पूरा विषय क्या है? बिल्कुल राजेंद्र, जिससे एनआईटी प्रकरण सामने आया, जब वहां से बच्चे अपने हॉस्टल से निकल गए कि यहाँ पर सुविधाएं नहीं है, अस्थायी कैंपस है, इसके बाद सरकार पर बड़े सवाल खड़े हुए कि आखिर 9 साल में वहां पर हुआ क्या। उच्च शिक्षा मंत्री से हमने कल इस पर मसले पर बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि एनआईटी का जो स्टाफ है वो नहीं चाहता कि श्रीनगर में वो संस्थान चले, क्योंकि उन्हें तमाम तरह की वहां दिक्कतें होती होंगी। वो चाहते हैं कि मैदानी इलाके में चलेगा तो अपने घर से नजदीक रहेंगे, उन्हें पहाड़ों की समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा। लेकिन उनका कहना है कि अगर सब कुछ मैदान में होगा तो पहाड़ में हम काम कैसे करेंगे, जबकि वो खुद उस क्षेत्र के विधायक हैं। तो उन पर कई सवाल उन पर भी खड़े हुए थे कि आखिर आप वहां पर क्या कर रहे हैं। तो उनका एक बड़ा बयान की तरफ से आया कि एनआईटी का जो स्टाफ है, और अगर स्टाफ ही नहीं चाहेगा कि संस्थान यहाँ पर चले तो सवाल है कि संस्थान चलेगा कैसे। हालांकि धन सिंह रावत का यह कहना है कि सरकार उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी और संस्थान एनआईटी श्रीनगर में ही चलेगा। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर।
पूरी बात विस्तार से बताई हमें हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट ने। उच्च शिक्षा मंत्री बयान क्यों दे रहे हैं, ये उन्होंने समझाया। और उत्तराखंड की एक महिला देश से लेकर विदेश तक लोगों को अपने जाल में फंसाकर शातिर तरीके से चूना लगा रही है। जितने लोग ठगी के शिकार हुए उन लोगों ने देहरादून पुलिस को मेल करके ठगी की जानकारी दी। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने तलाश शुरू की है। पुलिस के मुताबिक ठग महिला चमोली की है। फिलहाल पुलिस ने डालनवाला कोतवाली में आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाशी शुरू कर दी है। दरअसल महिला बुटीक नाम की साइट के जरिए लोगों को चूना लगा रही है। लेडी ने ऑनलाइन जो है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और ऑनलाइन सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए उसने कुछ लोगों से ऑर्डर्स प्लेस करवाए कि वो एक बुटीक रन करती है और पैसा लिया और पैसा लेने के उपरांत उनको जो प्रोडक्ट प्रॉमिस किया था वो प्रोडक्ट नहीं दिया गया। और उत्तराखंड के किसानों ने भी रुड़की में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों ने आरोप लगाया है कि सरकार किसान विरोधी है क्योंकि आश्वासन मिलने के बाद अभी तक उत्तम शुगर मिल का 50 करोड़ का बकाया नहीं दिया गया। इस दौरान किसानों ने ऐलान किया है कि अब बीजेपी नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा क्योंकि बीजेपी नेताओं ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है और अगर आने वाले समय में मांगें पूरी नहीं हुई तो 2019 में बीजेपी को जवाब दिया जाएगा। यूपी में आपने देखा है कि सारी मिल लोगों चलाने की तारीख घोषित होगी और यहाँ भी कोई घोषित तारीख नहीं करी मिल चलाने की और ना ही अभी बकाया भुगतान हो पाया। यहाँ की सरकार पूर्ण रूप से किसान विरोधी सरकार है। 2019 का जो चुनाव होगा ना उसमें जो होगा भाजपा का, हम ये कोई भी नेता हो भाजपा का, पहली बात है कि हम उस जो ठीक ठाक नेता होगा कुछ भी हो उस हम गाँव में नहीं घुसने देंगे कि जो किसान पर अत्याचार कराया उसको हम बर्दाश्त नहीं करेगा। किसान का जो शोषण हो रहा है शोषण को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी यही मांग है।